नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच वार्ता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार पहले दिन से ही आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ आज निवेशकों के लिए खुल रहा है। भारत ने इस वर्ष अप्रैल में 38.19 अरब डॉलर की व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम के तामुलपुर जिले में बोडो साहित्य सभा के समापन सत्र में शामिल होंगे। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल रंगारंग समारोह के साथ संपन्न। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबलों के कार्यक्रम की घोषणा की। फाइनल मैच अहमदाबाद में होगा। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, तेलंगाना की उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने निजाम की रजाकार सेना और अत्याचारी जमींदारों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जातिवाद और भू स्वामियों के खिलाफ उनके संघर्ष ने अनेक लोगों को शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इस महान क्रांतिकारी का निधन 1985 में हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्याला एलम्मा। इन्हें चकाले एलम्मा के नाम से भी जाना जाता है। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आशापुर के केशव प्रसाद। वाराणसी से मैं प्रोफेसर केशव प्रसाद विकसित रिटायर्ड अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर बहुत खुश हूँ। आकाशवाणी मेरे रोम रोम में बसी है। चुपचाप अपना बलिदान करने वाली आत्माएं ही किसी देश को बचा सकती हैं। उन सारे बलिदानियों को मेरा सत सत नमन और आकाशवाणी को हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 9 मई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इन 5 देशों को उत्तरी यानी नॉर्डिक देश कहा जाता है। ये सम्मेलन डेनमार्क आयोजित कर रहा है। श्री मोदी आइसलैंड की प्रधानमंत्री कात्रीन याकाबसदोतिर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोर, स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डालिना एंडरसन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री साना मारिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये शिखर सम्मेलन नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत के बहुस्तरीय सहयोग के विस्तार में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम कोपेनहेगन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने हरित रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और डेनमार्क के बीच ये अपनी तरह का पहला समझौता है। श्री मोदी यूरोप के 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल दोपहर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे।
डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कोपेनहेगन हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि ये यात्रा भारत डेनमार्क संबंधों को और मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच न केवल लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्य हैं, बल्कि दोनों देशों में ऐसी शक्ति भी है जो एक दूसरे की पूरक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, बंदरगाह, जहाजरानी, सर्कुलर अर्थव्यवस्था और जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेनमार्क की 200 से अधिक कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आसान कारोबार और आर्थिक सुधारों से इन कंपनियों को भारत में लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेनमार्क की कंपनियों के लिए भारत में निवेश के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वार्ता के दौरान भारत यूरोपीय संबंधों, हिंद प्रशांत और यूक्रेन सहित अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शीघ्र संपन्न हो जाएगी। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की बैठक अत्यधिक सार्थक रही है। उन्होंने कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें भारत में उत्कृष्टता केंद्र और स्मार्ट प्रयोगशालाओं सहित सुरक्षित तथा स्वच्छ जल के बारे में सहयोग का समझौता शामिल है। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की भारत यात्रा के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन भारत डेनमार्क व्यापार मंच की बैठक में भी शामिल हुए। उन्होंने दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कोपेनहेगन के बेला सेंटर में भारतीय समुदाय से भेंट की और उन्हें संबोधित किया। डेनमार्क में भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, पेशेवर और व्यापारी वर्ग के 1000 से अधिक लोगों से इस कार्यक्रम में भाग लिया। नई संभावनाओं की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि पूरे नॉर्डिक रीजन के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि समावेशी और सांस्कृतिक विविधता भारतीय समुदाय की शक्ति है, जो हमें प्रत्येक क्षण जिंदादिली का एहसास दिलाती है। उन्होंने कहा कि भाषाई विविधता के बावजूद सांस्कृतिक रूप से हम सभी भारतीय एक हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में डेनमार्क की प्रधानमंत्री की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उनके दिल में भारत के लोगों के प्रति प्रेम और आदर है। श्री मोदी ने कहा कि वो जब भी विश्व के नेताओं से मिलते हैं, वे भारतवंशियों के शांतिपूर्ण और परिश्रमी स्वभाव का उल्लेख करते हैं। उनका पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही है। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार पहले ही दिन से आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रही है। बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के परिसर का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले की चुनौतियों के मुकाबले सुरक्षा जरूरतों में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को सुरक्षित और स्वचालित तरीके से विश्वसनीय स्रोतों से तत्काल सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने नेटग्रिड को विभिन्न डाटा संग्रह संस्थानों से सूचना प्राप्त करने के लिए आधुनिकतम और अभिनव सूचना प्रौद्योगिकी मंच विकसित और संचालित करने का काम सौंपा है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही हवाला लेनदेन, आतंकी वित्त पोषण, जाली मुद्रा, नशीले पदार्थों, बम धमकियों, अवैध शस्त्र तस्करी और अन्य आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय डाटा बेस बनाएगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री श्री मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच वार्ता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार पहले दिन से ही आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ आज निवेशकों के लिए खुल रहा है। भारत ने इस वर्ष अप्रैल में 38.19 अरब डॉलर की व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम के तामुलपुर जिले में बोडो साहित्य सभा के समापन सत्र में शामिल होंगे। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा आरंभ। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल रंगारंग समारोह के साथ संपन्न। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के प्ले ऑफ मुकाबलों के कार्यक्रम की घोषणा की। फाइनल मैच अहमदाबाद में होगा। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 4 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का बहुप्रतीक्षित आईपीओ आज निवेशकों के लिए खुल रहा है। ये 9 मई तक खुला रहेगा। एक शेयर का मूल्य 902 से 949 रुपए तय किया गया है। सरकार ने एलआईसी के 22 करोड़ 13 लाख से अधिक शेयर बेचकर इससे 2 खरब 10 अरब रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। शेयरों का आवंटन 16 मई को किया जाएगा। 17 मई से ये शेयर कारोबार के लिए शेयर बाजार में उपलब्ध होंगे। भारत ने अप्रैल में 38 अरब 19 करोड़ डॉलर की व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात किया है। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में निर्यात लगभग 24% बढ़ गया। पेट्रोलियम को छोड़कर अन्य उत्पादों का निर्यात 30 अरब 46 करोड़ डॉलर का रहा। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में ये 12.32% बढ़ा। पेट्रोलियम और हीरे जवाहरात को छोड़कर अन्य चीजों का निर्यात 27 अरब 16 करोड़ डॉलर का रहा। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में ये निर्यात 14.38% बढ़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम के तामुलपुर जिले में काचुवाड़ी में बोडो साहित्य सभा के समापन सत्र में शामिल होंगे। बोडो साहित्य सभा के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के किसी राष्ट्रपति ने अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किसी भाषा के साहित्यिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था। राष्ट्रपति पूर्वोत्तर राज्यों की 4 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आज सुबह 10 बजे असम के तामुलपुर जिले के काचुबारी में बोडो साहित्य सभा के 61वां वार्षिक समापन समारोह में भाग ले रहे हैं। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में भाग ले रहे हैं। बांग्लादेश, नेपाल, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के बोडो भाषी लोग भी बड़ी संख्या में इस
समारोह में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति आज दोपहर गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के अंतर्गत डोनियर मंत्रालय द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के वैलिडिक्टोरी समारोह में भी भाग लेंगे। आमीनुल हक जुद्दार, तामुलपुर। अक्षय तृतीया के अवसर पर कल उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा आरंभ हो गई। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट हजारों श्रद्धालुओं, प्रशासनिक और मंदिर समिति के अधिकारियों की उपस्थिति में खोले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को देखते हुए पहाड़ी मार्गों से वाहनों की आवागमन पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध लगाया है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस के प्रथम श्रेणी का एकल यात्रा किराया आज से 50% तक सस्ता हो जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि रेल मंत्रालय ने 5 मई से उपनगरीय रेल सेवाओं के प्रथम श्रेणी के बेस किराए को युक्ति संगत बनाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद किराए में कमी आई है। कोविड लॉकडाउन के बाद दक्षिण मध्य रेलवे 86 रेल सेवाओं का संचालन कर रही है, जिसका लाभ उपनगरीय यात्री उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु पर आधारित नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार पंजीकृत मृत्यु के मामले वर्ष 2019 में 76,40,000 से बढ़कर 2020 में 81,20,000 हो गए। इस अवधि में मृतकों की संख्या 6.2% बढ़ी है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल रंगारंग समापन समारोह के बाद कल संपन्न हो गया। इन खेलों में देश के युवा और उभरते एथलीटों ने हिस्सा लिया। जैन विश्वविद्यालय ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय पंजाब को 17 स्वर्ण, 15 रजत और 19 कांस्य पदक मिले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में जब हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों की छाती गज गज फूल जाती है और देश भर में फटक। ये परिवर्तन 2014 से 2022 के अल्प कालावधि में आया है और ये आजादी का अमृत महोत्सव है। मैं स्पष्ट रूप से आगे का रोड मैप देख सकता हूं जो मोदी जी ने बनाया है। देश जब 2047 में आजादी की शताब्दी बनाएगा, ओलंपिक की मेडल की तालिका में भारत 1 से 5 नंबर के बीच में गौरव के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस वर्ष के आईपीएल के प्ले ऑफ और फाइनल मैच के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्ले ऑफ के क्वालीफायर मैच 24 मई से शुरू होंगे। फाइनल मैच 29 मई को होगा। पहला क्वालीफायर और एलिमिनेटर कोलकाता में होगा, जबकि दूसरा क्वालीफायर मैच और फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन बनाए। आज शाम 7:30 बजे पुणे के एमसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए FOSCOS पोर्टल foscos.gov.in विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की लेकर आ रहा है एक झलक।
आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अतुल कृष्ण घोष को याद करते हैं, जिनका 4 मई 1966 को निधन हो गया था। अतुल कृष्ण युगांतर समूह और अनुशीलन समिति से जुड़े थे। उनके महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतिन के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अतुल कृष्ण का जन्म 1890 में नादिया जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक के अपने अंतिम वर्ष में वो बाघा जतिन से जुड़ गए और अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। बाघा जतिन ने हावड़ा साजिश मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद 1911 में समिति की गतिविधियों की जिम्मेदारी अतुल कृष्ण को सौंप दी और कोलकाता छोड़ दिया। अतुल कृष्ण ने एक आयोजक के रूप में क्रांतिकारियों को आश्रय दिया। बाद में अनुशीलन समिति के कुछ सदस्यों ने अतुल कृष्ण घोष के नेतृत्व में सेवा समिति की एक नई शाखा का गठन किया। इस दौरान अतुल कृष्ण ने रास बिहारी बोस, गुरदीप सिंह और अन्य कोमागाटा मारू देशभक्त तारकनाथ दास सहित कई क्रांतिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा। हमने जब वादिए गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में अतुल कृष्ण घोष और बाघा जतिन ने जर्मनी में हथियार हासिल करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति शुरू करने की कोशिश की। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों को स्थिति की जानकारी हो गई और उन्होंने बालेश्वर पर हमला कर दिया, जहां हथियार पहुंचाए जाने थे। बाघा जतिन इस कार्रवाई में शहीद हो गए और अंग्रेजों ने उनके सारे हथियार जब्त कर लिए। अतुल कृष्ण को बाघा जतिन की मृत्यु से बड़ा धक्का लगा। उन्हें 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल बाद रिहा किया गया। 4 मई 1966 को अतुल कृष्ण का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी कैसमबल्ली चेंगल राय रेड्डी को भी आज के दिन याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मई 1902 को कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। रेड्डी को मैसूर रियासत में महाराजा के शासन के स्थान पर एक स्थिर सरकार बनाने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। आजादी के बाद रेड्डी मैसूर राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 1956 में जब ये भारत संघ के भीतर भाषाई रूप से एक सजातीय कन्नड़ भाषी राज्य बना, तो इसका काफी विस्तार हुआ और बाद में इसका नाम बदलकर कर्नाटक राज्य कर दिया गया। रेड्डी बहुत छोटी उम्र से ही एक क्रांतिकारी बन गए थे। उन्होंने 1930 में लॉ स्कूल से स्नातक होने के बाद प्रजा पक्ष की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मैसूर रियासत में एक स्थिर सरकार स्थापित करना और किसानों के हितों का समर्थन करना था। ये संगठन जल्द ही प्रजा मित्र मंडली के साथ जुड़ गया और 1934 में प्रजा संयुक्त पक्ष या मैसूर पीपुल्स फेडरेशन के रूप में एकजुट हो गया। केसी रेड्डी 1935 से 1937 तक मैसूर पीपुल्स फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। 1937 के बाद फेडरेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई। रेड्डी ने इसके अध्यक्ष के रूप में मैसूर कांग्रेस का नेतृत्व भी किया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रेड्डी मैसूर राज्य में एक जिम्मेदार राज्य सरकार की मांग को लेकर मैसूर चलो आंदोलन में सबसे आगे थे। वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी बने। This is All India Radio, Bangalore and Bhadravati. Sri K.C. Reddy speaks on Gandhiji and independence. Many countries gained their independence before and some later than India did. But what is remarkable about Indian independence is that it was achieved by non-violent means instead of resorting to violence. This aspect of Indian independence will ever be enshrined in the temple of history as unique and deserving of homage and adoration. मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद उन्हें 1952 में मैसूर विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद वे 1952 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य और 1957 से 1962 तक कोलार से लोकसभा के सदस्य बने। रेड्डी ने 1965 से 1971 तक
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। 1976 में मृत्यु तक रेड्डी लोगों की सेवा करते रहे। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर आज सुबह एक नया गीत जारी कर रही है। इस गीत में उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है जिन्होंने लद्दाख की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। I'm also happy to announce a new metaverse-ready video song for the Rizangla Memorial, which will be released on 4th of May. There can be no more befitting a place than Rizangla to pay tribute to our bravehearts of the 1962 war. I am sanguine this song will reverberate not only in our country but also abroad and highlight the sacrifice made by the brave fighters of Ladakh, as well as the brave men of the Indian Army. I am sure the association of the various agencies will make this successful. I extend my best wishes to all the participants for the event. और अलका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, प्रधानमंत्री की डेनमार्क यात्रा को आज अधिकांश अखबारों ने विभिन्न शीर्षकों से सुर्खियों में दिया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के चित्र के साथ हिंदुस्तान लिखता है, डेनमार्क ने कहा भारत यूक्रेन युद्ध रुकवाए, 9 समझौतों पर मुहर, निवेश का न्योता। कल अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री के विधिवत कपाट खोले जाने के साथ उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ऑल वेदर रोड सबसे बड़ी राहत। अमर उजाला लिखता है, तीसरे साल रौनक, सराफा बाजार गुलजार रहा। ईद की धूमधाम की भी अखबारों में चित्र के साथ है। मौसम के बारे में नवभारत टाइम्स लिखता है, लू से मंगलवार को राहत मिली, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कई जगह बारिश के साथ ओले पड़े। अमर उजाला ने विस्तार से खबर देते हुए लिखा है, ठंडी हवाओं से पारा 3 डिग्री लुढ़का, थोड़ी राहत, चट्टाने गिरने से किन्नौर जिले का चितकुल सांगला मार्ग बाधित। दैनिक भास्कर का ये आलेख ध्यान खींचता है कि देश की सबसे पुरानी छत्तीसगढ़ की चिरमिरी कोयला खदान में विस्फोट का काम 100 महिलाओं के जिम्मे। ये महिलाएं बड़ी बड़ी मशीनें चला रही हैं और ऐसा हर काम जिसे सोचकर एक हिम्मती पुरुष का चेहरा सामने आता है, उससे ये महिलाएं 12 महीने 24 घंटे लगातार कर रही हैं। पत्र लिखता है, ये काम आज से नहीं बल्कि यहां श्रमिक के रूप में काम करने वाली चौथी पीढ़ी उत्पादन कर रही है। जिस काम के लिए पहली पीढ़ी को ₹1.25 मिला, आज चौथी पीढ़ी 60,000 से अधिक वेतन पा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार पहले दिन से ही आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ आज निवेशकों के लिए खुल रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज असम के तामुलपुर जिले में बोडो साहित्य सभा के समापन सत्र में शामिल होंगे। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबलों के कार्यक्रम की घोषणा की। फाइनल मैच अहमदाबाद में होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।